अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 19.25 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है शॉर्ट क्वेश्चन 19.25 से। पूछा गया है व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव एंड व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं लाइट एज अ वेव के बारे में। तो जब लाइट एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में ट्रेवल करती है विद स्पीड c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट, या फिर अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी हो तो 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है तो वो वेव की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस वक्त लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल, जब किसी मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, जिसके मुताबिक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन सब एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक सरफेस बनाऊं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर लाइट यहाँ पे इस तरह से आती है तो ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल टू द प्लेन है। ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं और बोर्ड पे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपस में इक्वल होते हैं। इस एंगल को ग्लेंसिंग एंगल कहा जाता है। इसके अलावा जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो ये वेव की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिसमें लाइट एंटर हो सकती है, इस तरह से ये कोई ग्लास स्लैब है और लाइट की रे आके इस तरीके से सरफेस के ऊपर पड़ी है और ये नॉर्मल टू द सरफेस है, और अब जब रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट की रे बेंड कर जाएगी। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके रूल्स के मुताबिक ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्रैक्टेड रेस तमाम के तमाम रिफ्रैक्टेड रे तमाम के तमाम एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो साइन थीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वैक्यूम को मीडियम नंबर 1 और ग्लास को मीडियम नंबर 2 का नाम दे दूँ तो इससे क्या होगा कि n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2 ये आपस में इक्वल रहेंगे। सो n क्या है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम डिस्कस कर रहे हों। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम बात वैक्यूम की ही करें तो ऊपर नीचे ये टर्म्स कट जाएंगी और आंसर 1 आएगा। इस वजह से वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का भी इसके करीब करीब ही होता है, लेकिन ग्लास के लिए ये वैल्यूज नहीं कटती। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास की बात की जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे मीडियम नंबर 2 बनाया है, तो अगर एम्प्टी स्पेस के अंदर लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इस ग्लास में ये स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के करीब होगी। ये स्पीड भी टाइप ऑफ ग्लास के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और नतीजा क्या होगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के करीब आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मीडियम नंबर 1 के लिए एंगल ग्रेटर है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये यहाँ पुट करना है थीटा 1 की जगह पे, क्योंकि मीडियम नंबर 1 का एंगल है। और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये थीटा 2 है। तो चूंकि थीटा 1 लार्ज है, इसका साइन थीटा लार्ज आएगा, तो इसलिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और मीडियम नंबर 2 की बात कीजिए, थीटा 2 स्मॉलर है तो साइन थीटा 2 भी स्मॉलर आएगा और इसकी वजह से n2 की वैल्यू लार्ज होगी और इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो लाइट वेव की तरह बिहेव करते हुए शो करती है वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन के अंदर भी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। और डायफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन है किसी
किसी ऑब्स्टेकल के एजिस से लाइट का बेंड कर जाना। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट का एक वेव फ्रंट इस तरह से ड्रॉ किया जाए और ये वेव फ्रंट्स कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करते हुए आ रहे हों, तो जब लाइट यहाँ पे इस ऑब्स्टेकल से गुजरती है तो उसके बाद इसके एजिस से क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। साउंड भी डायफ्रैक्ट होती है और बाकी तमाम वेव्स भी डायफ्रैक्ट होती हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि स्लिट का साइज लाइट की वेवलेंथ से मैच होना चाहिए। ये ना हो कि लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के ऑर्डर की हो या 100 नैनोमीटर के ऑर्डर की हो और आपने जो स्लिट प्लेस की हो वो मीटर्स के ऑर्डर्स की हो, तो ज़ाहिर बात है कि फिर डायफ्रैक्शन पैटर्न अपीयर नहीं होगा। और वेव फ्रंट्स के बारे में बता दूं कि अगर यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल वेव्स बनाएं हम लाइट की, जिसमें ये ब्लैक कलर से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइट का शो किया गया है, तो इसके सेम फेज में जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने से जो इमेजिनरी सरफेस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक वेव फ्रंट कहते हैं। तो हर दो वेव फ्रंट में एक वेवलेंथ का फासला होता है। तो ये डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है जो लाइट को वेव प्रूव करता है। और इसके अलावा क्या है, फिर इंटरफेरेंस का फिनोमेना आता है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या है, जैसे कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था कि लेट से अगर इस तरीके से हमारे पास डबल स्लिट्स मौजूद हैं और हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं इस तरह से, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट, दैट मीन्स जिसका फेज डिफरेंस जो इनिशियली है फाइनली भी वही रहेगा। सो इस तरह से ये वेव्स यहाँ पे पहुँच रही हैं और लेट से आगे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्क्रीन मौजूद है। तो स्क्रीन के कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे जाके लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे ब्राइट कलर अपीयर होगा और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगी वहाँ पे डार्क कलर अपीयर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनना शुरू हो जाएंगे। ये ब्राइटनेस है और ये डार्कनेस है। सो जिस जगह के ऊपर ब्राइटनेस मौजूद है वहाँ पे क्या होगा कि जो पाथ है लाइट का वो इस तरह से बनेगा कि जो रेज यहाँ पे पहुँच रही हैं उनके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करेगा इस फाइनल पॉइंट के ऊपर। इस वजह से यहाँ पे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ पे क्या होगा, लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो वेव आई है वो इस तरह से आई है और अब अगर मैं कहूँ कि लेट से इसका ये ट्रफ यहाँ पे फॉल किया है तो दूसरी तरफ से आने वाली जो लाइट की वेव है उसमें यहाँ पे इस तरीके से ये वेव आके स्ट्राइक करेगी कि इस वेव का क्रस्ट आके स्ट्राइक करे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी और पाथ डिफरेंस में क्या होगा, हाफ वेवलेंथ फिट होगी। तो इस तरीके से लाइट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। नेक्स्ट फिनोमेना जो लाइट एग्जिबिट करती है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो फिनोमेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के साथ एसोसिएटेड है। सो अब अगर हम यहाँ पे ये कहें कि एक लाइट सोर्स है जो कि लाइट की बहुत सारी रेज जनरेट कर रहा है और वो 3D में स्प्रेड हो रही हैं, तो उसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है और वो सडनली फॉल करता है लोअर शेल में, तो इस दौरान वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो इसी वजह से कोई बल्ब लाइट इमिट करता है कि उसके एटम्स हीटेड हैं और जब वो डीएक्साइट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स अपर शेल से लोअर शेल में गिरते हैं तो वो लाइट जनरेट करते हैं। अब आमतौर पर लाइट की वेव में ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बना के ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। हम ये बात जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक कंपोनेंट भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो बल्ब के एटम्स डीएक्साइट हो रहे हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि वो प्लेन ऑफ बोर्ड के ऊपर ही हों, वो प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं या किसी भी और एंगल के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। इस वजह से अगर मैं यहाँ से आने वाली किसी लाइट में मुख्तलिफ वेव्स के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देखूँ तो मुझे इस तरह दिखाई देंगे कि एक कंपोनेंट बिल्कुल प्लेन ऑफ बोर्ड के ऊपर है, दूसरा कंपोनेंट क्या है वो परपेंडिकुलर है और इसके दरमियान में भी बहुत सारे इस तरह से कंपोनेंट्स और मौजूद हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। सो अगर मैं सामने से देखूँ तो मुझे पैटर्न क्या दिखाई देगा, मुझे पैटर्न कुछ इस किस्म का दिखाई देगा। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाए हैं जिनमें ये जो ऑसिलेशन है ये एक लाइन के ज़रिए से रिप्रेजेंट की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की
और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी इन सबके परपेंडिकुलर मौजूद है, जिसको यहाँ ड्रॉ नहीं किया जा रहा। पहली ऊपर वाली वेव में ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऑसिलेट कर रही है, जो कि बोर्ड से अंदर और बाहर की तरफ ऑसिलेशन की का प्लेन रखती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर में से पास करूं, अब पोलराइजर क्या है कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, अब ये एक प्लेट है जिसके दरमियान में हमने इस तरह से एक बहुत ही कम विड्थ वाली स्लिट छोड़ी है, और बाकी ये जो पूरा पोर्शन है ये पोर्शन ओपैक है, दैट मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस प्लेट को किसी अनपोलराइज्ड लाइट के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने परपेंडिकुलरली प्लेस कर देना है, तो क्या होगा कि जब अनपोलराइज्ड लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन्स वो यहाँ पे आके इस पोलराइजर प्लेट के ऊपर पड़ेंगे, इस तरह से, प्लेट का नाम क्या है, प्लेट का नाम है पोलराइजर प्लेट। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो वेव गुजरेगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्लिट के पैरेलल ऑसिलेट करती है, और बाकी तमाम जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले प्लेन्स रखती थी वेव्स, वो तमाम के तमाम यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट गुजरेगा। अब अगेन अगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड इस वेव की इस तरह से परपेंडिकुलर अभी भी मौजूद है। जाहिर बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट कर दी जाएं तो वो वेव स्पेस में प्रोपेगेट नहीं कर सकती, वो नॉन प्रोग्रेसिव हो जाती है। और अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ब्लॉक ना होने की वजह यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से c टाइम्स, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस तरीके से पोलराइजेशन जो है ट्रांसफर्स वेव के साथ एसोसिएटेड फिनोमेना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड वेव के साथ ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ही ऑसिलेट करती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया जा चुका है कि वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर और अंदर की तरफ ऑसिलेट कर रही हैं। ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस वजह से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन इसकी नेचर ट्रांसवर्स ही है, तो ये पोलराइजेशन का फिनोमेना भी शो करती है। अब इसके बाद बारी आती है लाइट एज पार्टिकल, और यहाँ पार्टिकल से मुराद क्वांटम है, एक वेव पैकेट है जिसे मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया था और फर्दर आइंस्टाइन ने इसका नाम फोटॉन असाइन किया था। तो जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही होती है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम, तो उसकी जो स्पीड है वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है। जैसे कि अभी हमने ग्लास में एग्जांपल दी थी कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है, और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इस वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो c/v सॉल्व करने के बाद 1.5 आता है। तो ऐसे मीडियम जिनमें लाइट ट्रैवल करती है, तो जब मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उससे क्या होता है, लाइट स्लो डाउन हो जाती है, दैट इज उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर आता है। n की वैल्यू 1 सिर्फ वैक्यूम के लिए होती है, एयर के लिए भी वैल्यू तकरीबन 1 के करीब होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी 1 से लार्जर ही होती है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.0003 के करीब होती है, इसलिए इसे भी ऑलमोस्ट 1 ही लिख लिया जाता है। तो लाइट जब मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी अपनी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और उस वक्त वो पार्टिकल नेचर शो करना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा लाइट पार्टिकल नेचर कब रिप्रेजेंट करती है, जब ये एग्जिबिट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना क्या है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, जब फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं इस तरह से कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी सूटेबल हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो और उसकी वेवलेंथ
भी सूटेबल हो, कट ऑफ वेवलेंथ से कम हो, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इसके अलावा जब किसी नॉन मेटल या फिर ऐसे मटेरियल जिसके लिए वो फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मटेरियल्स को एक्साइट कर देती है, ग्राउंड शेल से उठा के अपर शेल में ले जाती है, जिसमें वो दोबारा फॉल करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर से इमिट कर सकते हैं। तो इस वजह से जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर शाइन करती है या मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है और कंप्लीटली कोई फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? नेक्स्ट इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट एग्जिबिट करते हुए भी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स अगर किसी एटम के गिर्द ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन को सपोज कर लिया जाए कि वो रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर मौजूद है, तो जब उसके ऊपर कोई हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन स्ट्राइक करता है, तो इससे क्या होता है? पार्शली उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर स्कैटर कर जाता है और वो फोटोन अपनी रिमेनिंग एनर्जी के साथ स्कैटर कर जाता है। सो इस दौरान जो पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन है लाइट का, वो एज अ पार्टिकल है और लाइट इस वक्त किस तरह से बिहेव कर रही होती है? एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही होती है। इसके अलावा जो थर्ड इफेक्ट है वो क्या है? वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? जब एक हाई एनर्जी फोटोन, फॉर एग्जांपल गामा रे फोटोन, किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में आता है, तो वह स्प्लिट अप हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, और इस तरह से बिहेव करता है जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आए और दो पार्टिकल्स में स्प्लिट अप हो जाए। तो इस वजह से जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना है, उस दौरान भी जो लाइट है वो किस तरह से बिहेव कर रही होती है? वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही होती है। तो ये वो डिफरेंट फिनोमेनास थे जो हमने डिस्कस किए, जिनमें इनिशियली हमने ये देखा कि लाइट वेव कब बिहेव कर रही है और फाइनली हमने ये देखा कि लाइट पार्टिकल के तौर पे कब बिहेव कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका आंसर डिस्क्राइब किस तरह से करना है। लाइट बिहेव्स एज वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू सर्फेसेस, इट रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट चेंजेस मीडियम, it diffracts through obstacles, it exhibits phenomenon of interference, it is polarized by a polarizer. Furthermore, light behaves as particles when it interacts with matter. For example, when it is traveling in some medium so that the speed of light is reduced. It exhibits photoelectric effect, i.e. a photon is absorbed completely when incident on a metal surface or when light casts shadows. It exhibits Compton's effect, i.e. when a photon hits a particle, it is partially absorbed and scatters with remaining energy and momentum. It results in pair production. i.e. when a photon is converted into matter and antimatter pair. जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर की प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है बेटर resolution and magnification power। देखिए, लाइट में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो है वॉयलेट कलर की, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। इस वजह से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ एटलीस्ट 400 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को ही सेपरेटली दिखा सकती है। दैट मीन्स एक ही वेव जाके इन दोनों पार्टिकल से अलहदा अलहदा स्ट्राइक कर सकती है। इसलिए जो विजिबल लाइट की रेजोल्यूशन है वो 400 नैनोमीटर तक है। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें एक पार्टिकल को डिफरेंट डायरेक्शन से इल्यूमिनेट किया जाता है लाइट से, और डिफरेंट डायरेक्शन से उस लाइट को कैप्चर कर लिया जाता है उस टाइनी ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, या टकराने के बाद, या रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इस वजह से हम रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को कम करके 200 नैनोमीटर तक ले आते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो तकरीबन 100 नैनोमीटर है किसी ऑप्टिकल या विजिबल
माइक्रोस्कोप के लिए, और ये वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या फिर 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल है। फर्दर हम इसे 0.1 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये है रेजोल्यूशन के कोई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहाँ तक रिजॉल्व कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट्स को, करीब करीब प्लेस्ड दो ऑब्जेक्ट्स को। अब अगर बात करूं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतने फासले के ऊपर मौजूद हैं और ये फासला लेट से कितना है, ये 50 नैनोमीटर है। तो अब क्या होगा, अब ये जो विजिबल लाइट है ये या तो किसी एक पार्टिकल से पहले वाले से टकरा जाएगी या दूसरे से टकरा जाएगी, दोनों के साथ एक साथ टकराना इसका इम्पॉसिबल है। इस वजह से अगर आप इतने क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट देखने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल्स अलहदा अलहदा दिखाई देने के बजाय एक ही पार्टिकल की तरह दिखाई देंगे। दैट मीन्स ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इस कदर अच्छी रेजोल्यूशन नहीं रखती कि इतने क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को देख सके। अब हम बात करते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से बहुत करीब प्लेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में डिस्टेंस 1 नैनोमीटर है या फिर 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर है या फिर 10 एंगस्ट्रॉम है या फिर इससे भी कम है। तो जाहिर बात है फिर इन दोनों को सेपरेटली देखने के लिए आप विजिबल लाइट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इनकी स्पेसिंग के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। तो विजिबल लाइट इन दोनों पार्टिकल्स को एक ही पार्टिकल की तरह देखेगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक्सरे फॉल करवानी है जिसकी वेवलेंथ जो है वो इन दोनों पार्टिकल्स की स्पेसिंग से कम हो। दैट मीन्स 10 एंगस्ट्रॉम की जो स्पेसिंग है उससे ये वेवलेंथ कम होनी चाहिए, तभी ये वेव दोनों पार्टिकल से टकरा सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे इससे टकराएगी और इसके बाद यहाँ पे इससे भी टकरा जाएगी। तो दोनों पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेपरेटली ये वेव कैरी कर सकती है। तो इसलिए अगर आप बहुत क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को बेटर रेजोल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेवलेंथ भी उस कदर ही शॉर्ट यूज़ करनी होती है। हम ये बात जानते हैं कि रेजोल्यूशन पावर का जो फार्मूला है वो d/1.22 लैम्डा के इक्वल है, जहाँ पे d है डायमीटर ऑफ लेंस जिसे आप उसको देख रहे हो। जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट कलेक्ट होगी और किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होगी, जबकि वेवलेंथ जिस कदर शॉर्ट हो रेजोल्यूशन उस कदर ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को डील कर रही होती है जो कि एक्सरेज की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ही अच्छी है। अब बेटर रिजॉल्विंग पावर की वजह से जो मैग्निफिकेशन पावर है वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की तो इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाइड बाय 1000 के ऑर्डर में होती है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिखा है, लेकिन जो मैग्निफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 10⁻6 के ऑर्डर की होती है। दैट मीन्स 1 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की जो विजुअल अपीयरेंस है वो उसका साइज। और ये मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखा है, ये मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू 10⁻6 भी हो सकता है। दैट मीन्स ये वैल्यू सिर्फ ऑर्डर है। अब मैग्निफिकेशन इस कदर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि रेजोल्यूशन पावर अच्छी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब हम जरा इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। Better resolution is the main advantage of an electron microscope as compared to optical microscope. An electron microscope can be used to visualize minute particles placed at distance of the order of angstrom from each other, while an optical microscope can resolve only particles placed at spacing of the order of 100 nanometer. अब यहाँ पे 100 नैनोमीटर सिर्फ ऑर्डर है, असल वैल्यू 200 नैनोमीटर के करीब है। नेक्स्ट है surface structure. A visible microscope can only be able to help us analyze two-dimensional surface structure of a specimen, but for certain type of electron microscope, for example, SEM scanning electron microscope, it is possible to analyze three-dimensional structure of the specimen. Third term है depth of field. Optical microscope can only visualize surfaces of the specimen since light is not usually able to penetrate into the surface of specimen. On the other hand, an electron beam can penetrate into many layers of a specimen, hence it is possible to get information about
इंटीरियर्स ऑफ अ स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.27, पूछा गया है इफ मेजरमेंट्स शो अ प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन दोज मेजरमेंट्स शो प्रिसाइज मोमेंटम आल्सो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, इसलिए ई सब्सक्रिप्ट यूज किया है। अब अगर हम इसके ऊपर एक फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने का यही तरीका है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है h/λ के इक्वल। डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट स्ट्राइक करवाते हैं और लाइट उस पार्टिकल से टकराने के बाद कुछ अपनी एनर्जी और मोमेंटम लूज करती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। क्योंकि वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करती है, तो इस वजह से हम लाइट की अपनी आंखों पे पड़ने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो जाहिर बात है उसका साइज बहुत ही छोटा है, तो उसको देखने के लिए कोई विजिबल लाइट तो काम आएगी नहीं, बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे काम आएगी। हो सकता है इसके लिए हमें कोई बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की गैमा रेडिएशन यूज करनी पड़ जाए। अब उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगी और मोमेंटम बहुत ही ज्यादा हाई होगा। अब अगर ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन से टकराती है वेव और उसके बाद स्कैटर होती है किसी एंगल के ऊपर अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए, तो फिर यकीनन ये इलेक्ट्रॉन इस वेव से टकराने की वजह से एक मोमेंटम कैरी करेगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू इस मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर तो ये फोटोन कंप्लीटली इस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, वो मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। और फर्दर h/λ में से हमें 0 को माइनस करना होगा। सो जो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू है वो मोमेंटम ऑफ फोटोन के इक्वल है, h/λ के इक्वल है। सो इसकी वजह से हम ये बात भी जान लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वेवलेंथ के अंदर कहीं मौजूद है, तो ये उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। दैट मीन्स अगर ये वेव इससे टकरा गई है तो जाहिर बात है इस वेव की लेंथ के अंदर ही कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी भी वेवलेंथ के इक्वल ही है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट ले लें इन दोनों अनसर्टेनिटीज का, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट, तो लैम्डा इंटू h/λ की वजह से लैम्डा से कैंसिल आउट होगा और जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट h के इक्वल आएगी। फर्दर एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटीज की वजह से, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की इनएक्यूरेसी की वजह से ये अनसर्टेनिटी जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट से भी ज्यादा होती है। और जब किसी सेंट्रल न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो चूंकि फिर इसके लिए पोजीशन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है और उसकी वैल्यू 2πr है। अगर हम यहाँ पे रेडियस को x का सिंबल असाइन कर दें तो इस वजह से फिर ये s इज इक्वल टू, और सर्कमफ्रेंस का एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू 2πr होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल के रेडियस को x का सिंबल असाइन कर दें तो फिर ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है ये 2πx लिखा जाएगा। और अगर हम ये कहें कि अनसर्टेनिटी है इसके बराबर, क्या लिखा जाएगा, डेल्टा s इज इक्वल टू 2π∆x। तो इस वजह से अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किसको करना पड़ेगा, डेल्टा s और डेल्टा p को, तो इसने न्यूमेरिकली h के इक्वल आना है। अब डेल्टा s की जगह पे जब हम 2π∆x लिख लेते हैं तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू h/2π, और इस h/2π की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू h कट। अब h कट क्या है, वो h/2π के इक्वल है और इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर हम एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करें, h की जगह पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड पुट कर दें और डिवाइड कर दें इसे 2π से, तो जो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट h कट है उसकी वैल्यू 1.05 इंटू 10⁻⁻⁴
-34 जूल सेकंड के इक्वल आती है। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो आइडियली प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हो सकती है और एक्चुअली उससे ज़्यादा भी होती है। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में ज़्यादा सर्टन होना चाहते हैं, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 के इक्वल है। हम इसके ऊपर एक ऐसा फोटोन स्ट्राइक करवाएंगे जिसकी वेवलेंथ पहले से ज़्यादा कम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये वेव टकरा जाती है इस इलेक्ट्रॉन से तो यकीनन इलेक्ट्रॉन इस वेवलेंथ में कहीं मौजूद है, तो इसलिए उसकी जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स वो लैम्डा के इक्वल होगी मैक्सिमम। और अगर ये जो मोमेंटम है इस फोटोन का ये h बाय लैम्डा के इक्वल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले तो उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो फिर किसके इक्वल होगा, वो h बाय लैम्डा के इक्वल होगा। और अगेन डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, वो h बाय लैम्डा के इक्वल होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब चूंकि हमने एक शॉर्टर वेवलेंथ वाला फोटोन यूज किया है, अब चूंकि हमने एक शॉर्टर वेवलेंथ वाला फोटोन यूज किया है, तो क्या हुआ कि इससे पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम हो गई। लेकिन पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम होने से चूंकि हमने शॉर्ट वेवलेंथ यूज की है, मोमेंटम इस इंसिडेंट फोटोन का बढ़ गया और इससे जो फाइनल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई। दैट मीन्स अगर ये फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए तो ये मोमेंटम होगा वरना से कम होगा। तो इससे जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आपने सिंपली डेल्टा एक्स डेल्टा पी के प्रोडक्ट में लैम्डा और h ओवर लैम्डा में क्या किया है, लैम्डा शॉर्ट यूज की है जिससे ये वैल्यू भी शॉर्ट हुई है, ये दोनों वैल्यूज कट गई हैं, तो इस वैल्यू को कम करने की वजह से ये वैल्यू बढ़ गई है और प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। दैट मीन्स डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू अभी भी प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल ही है या उससे ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी शॉर्ट वेवलेंथ के फोटोन को यूज करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो फिर उसकी जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बरक्स अगर आप ये काम करें कि इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आप एक कंपैरेटिवली कम एनर्जी वाला फोटोन स्ट्राइक करवाते हैं जिसका इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा के इक्वल है, तो इससे क्या होगा कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपने वेवलेंथ ज़्यादा यूज़ की है। लेकिन उससे इस फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम 0 है और कोलिजन के बाद फाइनल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू h बाय लैम्डा के इक्वल रखनी है जो कि इनकमिंग फोटोन की मोमेंटम की वैल्यू है। तो इसमें जो चेंज इन मोमेंटम आना है pf माइनस pi, तो उसकी वैल्यू क्या होनी है, h बाय लैम्डा माइनस 0। तो इस चेंज इन मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू अगेन मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन के इक्वल ही होगी। तो अब चूंकि आपने यहाँ पे वेवलेंथ लार्ज यूज की है तो फिर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। तो जब आप प्रोडक्ट लिखेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी, तो ये किसके इक्वल आएगा, लैम्डा h बाय लैम्डा के। तो वेवलेंथ लार्जर है, ये वेवलेंथ भी लार्जर है, इफेक्ट कैंसिल हो गया। आपने पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ा दी तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम कर दी, तो जिसकी वजह से आंसर अगेन कितना आया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि एट सब एटॉमिक लेवल few things can be predicted with 100% precision. All aspects of a subatomic particle cannot be accurately described at once. एक साथ किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के तमाम एस्पेक्ट्स को हम एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और इस सब की वजह क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड।
अब डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को भी हम डिस्टर्ब किए बगैर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर पड़ती है तो उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफर करती है, लेकिन वो मोमेंटम पार्टिकल के मोमेंटम की निस्बत बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए डेली लाइफ में लाइट पड़ने से कोई चीज़ चलती हुई दिखाई नहीं देती, मोमेंटम गेन करती हुई फील नहीं होती। लेकिन सब एटॉमिक स्केल्स के ऊपर पार्टिकल्स का जो अपना मोमेंटम है वो इसके अंदर कम होता है कि जब उसके ऊपर एक हाई एनर्जी फोटोन आके पड़ता है जिसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, तो फिर वो पार्टिकल मोमेंटम गेन कर लेता है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से सब एटॉमिक स्केल के ऊपर ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये अनसर्टेनिटीज आती हैं। अब हम जरा इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum of any subatomic particle is always either equal to or greater than the Planck's constant. Delta x multiplied by delta p is greater than equal to h, that is Planck's constant. So one can never accurately describe all aspects of a subatomic particle at once. In subatomic world, few things can be predicted with 100% precision. So if measurements show precise position of a particle at subatomic level, i.e. very small value of delta x, these measurements cannot show precise momentum too. The uncertainty in measurement of momentum will have large value, i.e. delta p will have a large value. Such uncertainties are not due to faulty apparatus or experimental technique. These uncertainties are due to the fact that we cannot observe a particle at subatomic level without disturbing it. So dear students, यहाँ तक हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन का आगाज करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।